नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज दूसरे भाग में रघुवेंद्र जी से और जानकारी लेंगे, तो बने रहिए। चलिए मिलते हैं रघुवेंद्र सिंह दनलोड से। तो हुकुम, आपने बात की कि आपने जो सोसाइटी बनाई वो बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए शुरू की थी, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारा काम ये कर रही है ये सोसाइटी। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या काम करती है ये सोसाइटी? ये भी चीज़ हो गई। घोड़े भी बाहर चले गए, फिर बाहर लोगों ने उस घोड़े को देख करके थोड़े लोगों की इच्छा हुई, कोई शोज़ में ले गए, दिखाया। तब ये समझ में आया कि इसके अंदर तो बहुत कुछ काम करना चाहिए। तो उस वक्त फिर ये हमने आपस में जो मेंबर्स जो नए नए बने, हम लोगों ने जैसे से शुरुआत करी, तो ये डिस्कशन हुआ कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करें सही। कि जिससे कि अपन गवर्नमेंट के सामने भी कोई बात हो, कोई भी अपने सामान ये आए इनसे कि भी क्या समस्या हैं, क्या हो रहा है। तो फिर उससे शुरुआत हुई। फिर जैसे जैसे हम मेलों में गए, मेलों में लोगों से मिले, फिर लोगों ने ही बताया कि साहब हमारे तो यहाँ कोई हमको पैसा नहीं मिलता, कोई हमारी वेटनरी डॉक्टर्स की हमारी समस्या रहती है, दवाइयाँ नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी बातें जैसे जैसे आई, तो उनको फिर उठा करके हमने गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन शुरू किया। गवर्नमेंट के साथ जब इंटरेक्शन शुरू किया भावना जी, तो बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, क्योंकि जैसे भी हम वहाँ गए, शुरुआत तो यही हुई ना कि जैसे महाराजा जोधपुर हमारे प्रेसिडेंट रहे, हम लोग जो उसमें 2-3 जने जो थे वो सब कोई ना कोई राजघराने से जुड़े हुए थे। तो सरकार तो हमारे को देखते ही कहती थी कि आपको क्या जरूरत है। सीधे सीधे, अरे बोले ये तो राजाओं के घोड़े हैं, आप लोगों के घोड़े हैं, इसमें तो आपको सरकार की क्या जरूरत है। तो फिर हमने ये महसूस किया कि ये भी एक जो सिस्टम जो शुरू किया है सरकार ने हमारे से बात नहीं करने का, ये भी गलत है। तो फिर धीरे धीरे हमने हमारी मेंबरशिप बढ़ाई, एक नॉर्मल फार्मर्स को इनको भी जोड़ना शुरू किया, उनको भी कमेटियों में लेना शुरू किया, पंजाब से, गुजरात से, अलग स्टेटों से भी सबको इन्वॉल्व करके फिर एक प्रोजेक्शन हमने उनको दिया कि साहब ये घोड़ा अब एक राजघराने का घोड़ा नहीं है, ये ब्रिटिश ज़माने का जो घोड़ा था वो एक अलग चीज़ थी। ब्रिटिशर्स ने भी इसकी खिलाफत करी घोड़े की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग इसको पहचाने, क्योंकि ये एक राजघराने का सिंबल था और एक हिंदू समाज का सिंबल था, शादी के हिसाब से, रिलीजियस सेरेमनीज के हिसाब से। तो फिर धीरे धीरे उनको समझ में आई गवर्नमेंट को कि नहीं, ये एक अलग चीज़ है। और फिर हमारी इंटरेक्शन जब उनसे शुरू हुई, तो हमने फिर ये प्लानिंग करी सबसे पहले कि इसका रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट सिस्टम और ये सारा आईडी बनाना जरूरी है। साथ साथ में शो कुछ ना कुछ शुरुआत करी जाए। तो फिर हमने करीबन 2001 में हमने छोटे मोटे शोज़ जो थे यहाँ डूंडलोद में, ये हमने शुरू किए कि मारवाड़ी ब्रीड। तो यहाँ जैसे लोकल गनगौर के टाइम हमारा यहाँ लोकल हॉर्स शो होता है, तो लोकल हॉर्स शो में भी पहले तो 20-30 घोड़े आए। अच्छा। उसके बाद में कम से कम 100-200 हॉर्सेज हमारे यहाँ एक लोकल गांव में आने लग गए। अच्छा। शो में इतना इंटरेस्ट लोगों में रहा, तो क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ पुष्कर, नागौर और बालोतरा ये 3 ही मेले मशहूर थे, बाकी और किसी को मौका नहीं मिलता था। तो उससे फिर आइडिया आया कि नहीं, अपन इसको जयपुर तक ले जाओ। तो फिर जयपुर में हमने 2 शो किए। और मैं इसी संदर्भ में आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जब हमने रजिस्ट्रेशन किए, वो कागज आज भी हमारे पास मौजूद हैं। तो महाराजा साहब जोधपुर के भी 3 घोड़े, और जो अच्छे अच्छे ब्रीडर्स वहाँ आज अपने हाई लेवल ब्रीडर्स हैं, सवाई सिंह हैं, गजेंद्र हैं, और 1-2 और समझें आप, इन सब के घोड़े हमारे पास रजिस्टर हुए। अच्छा। सारे आज भी हमारे पास वो सब फॉर्म रजिस्टर्ड पड़े हुए हैं। तो मतलब शुरुआत जो है रजिस्ट्रेशन की एक ऑर्गेनाइज तरीके से करने की, ये हमारी सोसाइटी के थ्रू शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे वो मुद्दे उठे कि सरकार से बात करी जाए कि भाई ये पैसे आप जो देते हैं ये बहुत कम है, 200 रुपये 500 रुपये आप एक मेले में किसी को दे रहे हो। इसे उस जमाने में बहुत कम थे, 500-1000 रुपये। अभी भी क्या है, 2500 5000 बहुत कम थे। तो उन ऐसे मुद्दों को उठाया सरकार के साथ, डॉक्टर्स की बात करी, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर पढ़ाई घोड़ों की नहीं होती, जो
मेडिकल के लिए वेटनरी में जो एडमिशन जाते हैं उनको मौका मिलता है गाय भैंस बकरी मुर्गी सुअर इन पे ज़्यादा मिलती, घोड़े की उनको प्रैक्टिस ही नहीं मिलती। तो इसलिए आज तक वो सिचुएशन चल रही है। बेसिकली सरकार को घोड़े के हाँ, का इम्पोर्टेंस कुछ ही नहीं, नहीं कोई बात नहीं थी। तो ये सारी इश्यूज चली। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि सरकार के रवैये को चेंज करने का जो मौका मिला वो भी मुझे मेरे सफारी से मिला। अच्छा। और इसलिए मैं आज तक ये मानता हूँ कि अगर हॉर्स सफारी शुरू नहीं होती, अगर टूरिज्म के अंदर ये घोड़ा नहीं आता, तो आज जिस मुकाम पे ये घोड़ा पहुंचा है शायद हम नहीं पहुंच पाते। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम नहीं पहुंच पाते। तो वहाँ एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो था इंग्लैंड का, वो आया हुआ था हमारे साथ सफारी में। तो उससे जब बातचीत होती रही तो उसने पूछा कि आपकी सोसाइटी को फंड कैसे मिलता है, आपको पैसा कहाँ से मिलता है। तो हमने कोई नहीं देता, हमने तो आज तक सरकार से ना तो पैसा मांगा ना सरकार ने दिया, तो और आज तक भी नहीं लिया। हमने सरकार से आज तक भी एक ग्रांट नहीं ली, एक पैसा नहीं लिया सेंट्रल से और स्टेट से। तब उसने ये बात मेरे को बताई कि आपको ये मालूम है कि इंग्लैंड से हम हर साल एक X अमाउंट ऑफ मनी हम भारत सरकार को एनिमल वेलफेयर के लिए, एनिमल के लिए भेजते हैं, ग्रांट देते हैं। अच्छा। के लिए। और वो पैसा इंडिया में कहाँ लग रहा है? गाय के वेलफेयर में। अच्छा। तो आपको तो कुछ नहीं मिला घोड़ों के लिए। तो मैंने कहा ये तो नहीं मिला, ये तो आपकी सही है, पर इसको कैसे उठाया जाए। तो फिर मैंने एक चीज़ ऐसी ढूंढी जो अपना भारत का चिन्ह है, अशोका का जो चिन्ह है, आप उसको देखें तो उसमें एक तरफ नंदी है और एक तरफ घोड़ा है। तो मैंने उस बात को उठा करके, उस चिन्ह को लेकर के हमने सरकार के सामने ये बात रखी कि भाई पैसा आ रहा है आपके पास, ये हमें अब मालूम पड़ा। तो उन्होंने कहा आता है। तो हमने कहा कि भाई उसका आप यूटिलाइजेशन सिर्फ एक ही जगह कर रहे हो, तो क्यों नहीं हमारे को भी थोड़ा उसमें कुछ शेयर मिलना चाहिए, हमारे घोड़ों के लिए भी मिलना चाहिए, जबकि दोनों चिन्ह में है तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे बातें चीतें चली तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा होगा। और फिर एक मौका हमारे को जब मिला, इसमें भी मैं श्रेय महाराजा साहब जोधपुर को ज़रूर दूंगा, वही हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त। एक हमारी मीटिंग हुई जोधपुर में और RK सिंह साहब उस टाइम गवर्नमेंट के अंदर प्लानिंग कमीशन में थे। तो हमने फिर बैठ करके उसको फटाफट तैयार करके डिजाइनर्स ने उस पर सिग्नेचर किए, हमने किए और RK सिंह साहब को दिया। 2-3 महीने जरूर लगे और उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। पर उस वक्त एक प्रोग्राम बना कि घोड़ों के लिए एक लमसम ग्रांट दी जाएगी। अच्छा। हाँ। और 40 लाख रुपए किशोर सिंह साहब को जोधपुर में उस प्रोग्राम के तहत सैंक्शन हुई। लोगों को फिर मालूम पड़ा कि भाई ये प्रोजेक्ट है, तो अच्छा चला, उनको मिला। उसमें ज़मीन के था, घोड़े रख सकते हैं, उनको ग्रांट मिली। उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि आप 3 साल तक या 4 साल तक आप बेच नहीं सकते, क्योंकि आपको ग्रांट मिली है सरकार से। तो जो भी थी हमने उस वक्त उसको एक्सेप्ट किया। परंतु सॉरी, सरकार ने जो ये ग्रांट दी वो हॉर्स की ब्रीडिंग करने के लिए दी कि ये सोच के कि नहीं ये एक प्रिजर्व करने लायक एनिमल है? हाँ, दोनों पॉइंट थे उसमें, ब्रीडिंग, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन दोनों थे। कि भाई उसीलिए वो लगाया था कि जब हम आपको अगर ग्रांट दे रहे हैं किसी स्टड फार्म को, तो आप फिर ये नहीं कर सकते कि आप उसको घोड़े को ब्रीड किया और फिर बेच दिया और पैसे कमा लिए। तो आप ये ग्रांट लीजिए, सरकार का पैसा है, आप चलाइए, आप कुछ टाइम तक आप इसको आप बेच नहीं सकते, आप इनको ब्रीडिंग में यूज कीजिए, कंजर्वेशन करिए, फिर धीरे धीरे आप उसको नेचुरली बाहर निकालोगे, पॉपुलेशन उसकी इंक्रीज होगी। तो ये हुआ। परंतु उसका जो बैकफायर हुआ वो, क्योंकि एक साधारण आदमी को वो ग्रांट मिल गई और जहाँ लोगों की इच्छा थी कि भाई बड़े बड़े स्टड फार्म अगर आने लग गए तो हमें मिलनी चाहिए, तो उसके बाद में कम से कम हजारों की तादाद में शिकायतें हो गई। अच्छा। और मैं तो किशोर सिंह जी को दाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी शिकायतें होने के बावजूद भी वो करते रहे काम। मतलब उनकी इंक्वायरियाँ हो गई, इनकम टैक्स की इंक्वायरियाँ हो गई, उनकी रेड पड़ गई, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, परंतु वो डटे रहे। और सरकार में फिर उसका मैसेज जो गया वो गलत गया
तो वो सारा एक ही बार बस वो मिली ग्रांट और वो सारा काम हमारा बंद हो रुक गया। गया, वो मैटर खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से जो जो कोशिश करते हैं हम लोग करते रहे, परंतु जब इस प्रकार का माहौल बन जाता है तो फिर वो सब मैटर खत्म हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये सारा जो सिस्टम शुरू किया और फिर बाद में ये मैटर आया कि भाई अब जो शोज़ हैं उनको इम्पोर्टेंस थोड़ी दी जाए, और साथ साथ में हमने ये भी देखा कि अगर जब तक इस घोड़े को हम यूटिलिटी में नहीं डालेंगे तो इसकी कोई आगे चल के, देखिए ब्यूटी को देख के तो एक आदमी एक बार घोड़ा खरीद सकता है, और जिसके पास बहुत अच्छा पैसा होगा अब्रॉड भी, तो वो एक सुंदर घोड़े को खरीद के ले भी जाएगा, परंतु फिर उसको भी तो खर्चा करना पड़ेगा उसको पालने का, इतना इजी नहीं है। तो वो आदमी क्या करेगा अनलेस उसकी यूटिलिटी नहीं हो। तो फिर हमने नेशनल इक्विस्टेरियन फेडरेशन से बात करी और हमने ये प्लान किया कि हम इस घोड़े को स्पोर्ट्स में भी डालेंगे। जो ब्रीडिंग के घोड़े हैं वो अलग चीज़ है, और जो ब्रीडिंग के लायक नहीं है, राइडिंग के हैं, सफारी के घोड़े हैं जिनसे हम ब्रीड नहीं करते, इनको हम यूटिलिटी में डालेंगे। तो हमने फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप जो बरेली में हुई थी उसमें हमने एक हमारे यहाँ से डूंडलोद से राजस्थान के नाम से एक टीम उतारी मारवाड़ी घोड़ों पे। 80 किलोमीटर की इंड्योरेंस थी और सारे वहाँ पर आर्मी के घोड़े मौजूद थे। अच्छा। एक हमारी बस राजस्थान की एक टीम गई थी और उसमें भी 2 महिलाएं थी, फ्रांसिस्का थी, एक आशा भटनागर करके एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी, वो टीम में थी, एक मैं था, एक मेरा राइडर था। हम 4 जने घोड़ों को लेके गए तो सब आर्मी वाले देख के बोले कि क्या क्या करने आए हो आप लोग यहाँ? अच्छा। ये घोड़ा, ये हमारे घोड़ों के साथ मुकाबला, सब थोरोब्रेड्स थे, सब आर्मी के इंडियन थोरोब्रेड्स थे। बोले क्या मुकाबला कर लोगे आप हमारा, आप लोग टाइम खराब कर रहे हो, और फिर आप हमारे राइडर और ये 2 लेडीज को लेके आए हो आप, ये क्या, ये कोई हमारे राइडरों का मुकाबला कर रहे हैं? हमने कहा साहब इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारी घोड़े की क्षमता की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि इस घोड़े में हिम्मत है और ये करेगा। तब हमने वो टीम उतारी और फर्स्ट चैंपियनशिप में जाने से भी हम ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। अरे वाह। नेशनल चैंपियनशिप। तब आर्मी वालों को समझ में आ गया था उसी वक्त कि इस घोड़े में दम है। और उसके बाद हमने धीरे धीरे उसको बढ़ावा देते हुए हम 80 से 100 किलोमीटर तक गए, 120 किलोमीटर तक गए, और आज तक रिकॉर्ड के अंदर मारवाड़ी घोड़ा इंड्योरेंस में नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स को भी इन्वॉल्व किया। और फिर जितने शोज़ बाहर हुए अब्रॉड, जो शोज़ होते थे, इक्विटाना करके एक बहुत बड़ा शो है, जर्मनी में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है और यूरोप में कई जगह होता है, उसमें 2002 से हमने पार्टिसिपेशन शुरू किया। अच्छा। जो मारवाड़ी घोड़े अमेरिका में थे उनको हम ले जाते थे वहाँ शो में, वहाँ खड़े करते थे लोगों को बताने के लिए, देखने के लिए कि क्या है, ब्रीड का सारा इन्फॉर्मेशन देते थे उनको। तो उससे फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी पहचान हुई। 2001 में ही या 2 में शायद बात है, फ्रांसिस्का ने ये डिसीजन लिया कि जब तक अपन इस घोड़े के ऊपर कोई किताब नहीं निकालेंगे तो इसको इंटरनेशनल लेवल में अपन ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने फर्स्ट कॉफ़ी टेबल बुक लिखी, द लेजेंड ऑफ द मारवाड़ी हॉर्स। उसका इट्स अ वेरी बिग बुक, अब वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई, तो वो प्रिंट इंडिया में कराई और उस बुक की फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खूब चली, बहुत चली वो। अभी हमारा प्लान है कि शायद उसका 2nd एडिशन भी निकालेंगे। तो उससे जो हुआ, उसके बाद उस किताब के बाद से अमेरिका ने इस घोड़े को रिकग्नाइज किया। अच्छा। और अमेरिका के अंदर जो एक लिस्ट है उनकी, द रिकग्नाइज हॉर्सेज ऑफ अमेरिका, उसमें मारवाड़ी को जगह मिली। अरे वाह। वहाँ पर उसको एक पोजीशन मिली। तो इस प्रकार से इसकी एक पब्लिसिटी जो हुई वो शुरू हुई। उसके साथ साथ ही हमने ये भी किया कि जहाँ भी हमें दिखा कि भाई कोई शो हो रहा है तो या तो हम उनसे कांटेक्ट करते थे और या वो हमारे को आगे होकर के इनवाइट करने लग गए। अच्छा। कि भाई आप इस घोड़े के बारे में बताइए, आइए। तो उससे फिर इंटरनेशनल लेवल पे इस घोड़े की बहुत अच्छी पहचान हो गई। पर उसकी वजह से फिर धीरे धीरे यहाँ जो अभी आज अपन जो देख रहे हैं वो सब देन उन शोज़ की है कि उन शोज़ की पब्लिसिटी से और वो सारे होने की वजह से यहाँ इम्पोर्टेंस मिली और यहाँ एक तरीके से ये अपना पूरा जो ब्रीडिंग का जो सिस्टम है ये ऑर्गेनाइज हो सका।
तो शोज़ की अगर बात करें तो जैसे आप लोगों ने ही शोज़ चालू किए, ये सोसाइटी ने ही शोज़ चालू किए। शो करने से पहले आपने कुछ मारवाड़ी घोड़े के पैरामीटर्स सेट किए होंगे। उम, उसकी हाइट या नेक की लेंथ या विदर से लेके टेल सेटिंग है जो भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पैरामीटर्स क्या है? और उसके बाद ही कंटिन्यू में एक दूसरा सवाल कि अगर तब किए हुए जो पैरामीटर्स सेट किए होंगे सोसाइटी ने, क्या आज वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं, मैं बड़े ईमानदारी से आपका इसका इसका जवाब देता हूँ कि जब शो शुरू हुए तो हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं थे, अच्छा। कोई भी पैरामीटर नहीं थे, किसी ने सोचा ही नहीं कि अपन पैरामीटर बनाएं या इसका ब्रीड स्टैंडर्ड बनाएं तो या किस हिसाब से वो सिर्फ शो एक में? ब्यूटी के हिसाब से ही था। अच्छा। जैसे भाई मेला लग गया, घोड़े इकट्ठे हो गए, आ गए यहाँ, देख लिया कि अच्छा यार ये बड़ा सुंदर घोड़ा है, चलो भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है, इस तरीके से एक दो शो तो ऐसे ही हुए। जयपुर में जब शो शिफ्ट होने लगा, जब वहाँ हमने जयपुर में फर्स्ट किया तो हमारे सबसे बड़े एक वेटनरी डॉक्टर साहब थे, अनफॉर्चुनेटली वो अब यहाँ नहीं है, इज नो मोर, डॉक्टर सोहन सिंह राठौड़, अच्छा। बड़े फेमस, और वो पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर रहे हुए, डीन रहे हुए थे, और घोड़ों के मामले में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट वेटनरी डॉक्टर्स इन इंडिया, बड़े नाम था उनका। अच्छा। उन्होंने फिर इसकी शुरुआत हमारे साथ करी। उन्होंने थोरोब्रेड्स पे किताबें लिखी थी, पैरामीटर्स लिखे थे, आज भी हमारे पास उनकी है थोरोब्रेड ब्रीडिंग इन इंडिया। तो उनका ये था, जब वो हमारे यहाँ शो में आते थे, हमारे घोड़ों में कुछ थे तो डॉक्टर साहब आ जाओ हमारे घोड़े के, आज ये हो गया वो हो गया, तब उन्होंने हमें ये बताया कि अब अपन को इसको एक ब्रीड स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। अच्छा। तब उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने इसकी सारी प्लानिंग करी, और प्लानिंग करने के बाद में जब हमने देखा कि भाई इसको कैसे करना है, तो फिर हमने सारे पैरामीटर लिए, दूसरों से लिए, जो भी पुराने लोग थे उनसे आइडिया ली, उनसे समझा, और फिर इसको डॉक्यूमेंट किया। ये 2 किताबें उस टाइम निकली। यहाँ जब मीटिंग हुई, मेरे को साल मेरे ख्याल से 2006 ही है, जिसमें यहाँ जयपुर में हमारा एक नहीं डुंडोद में ही मीटिंग हुई। ये दोनों किताबें हैं जो एक पूरा ब्रीड स्टैंडर्ड है मारवाड़ी का, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। तो यहाँ 2006 की बात है, तो यहाँ एनआरसी के सारे साइंटिस्ट, डायरेक्टर साहब यहाँ आए। यहाँ गंगौर के टाइम मेला भी था, हॉर्स शो भी था, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में आता था एनिमल हस्बेंड्री उस वक्त, अब एक अलग मिनिस्ट्री हो गई, तो राजस्थान के जो मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के, उनको इनवाइट किया, उनकी टीम आई, और राजस्थान के डायरेक्टर साहब और साइंटिस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं वो आए, और ये सारे हम यहाँ मौजूद रहे शो के टाइम। अच्छा। शो हुआ, शो के बाद में उस टाइम ये ब्रीड स्टैंडर्ड बना लिए थे हमने। फिर यहाँ बैठ करके हमारे यहाँ ही मीटिंग गढ़ में हुई, जिसमें ये सारे बैठे, और हमने इसका एक ड्राफ्ट सबके सामने रखा कि साहब ये सोहन सिंह साहब ने, फ्रांसिस्का ने, डायरेक्टर साहब ने, इन्होंने मिलकर बनाया है, अब आप इसको देखिए। और बाकायदा उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, उसमें जो थोड़े बहुत चेंज होने थे वो हुआ, और सब ने साइन किया, मंत्री से लेके डायरेक्टर साहब, आज भी वो कागज़ मेरे पास मौजूद है, एवरीबॉडी एग्रीड एंड साइंड कि भाई ये अप्रूव्ड है। और उसके बाद ये फिर किताब हमने निकाली। सो फर्स्ट ब्रीड स्टैंडर्ड ये बना। उसी के टाइम में ये जो सोसाइटीज़ की अपन बात कर रहे हैं, तो उस टाइम तक ये मारवाड़ी सोसाइटी भी एग्जिस्टेंस में ज़्यादा आ गई थी। 2003 में मेरे ख्याल से इनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया था, तो ये आ गई थी। इन्होंने, मैं साल भूल रहा हूँ शायद, पर उसी के आसपास इन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार उमेद भवन में रखा, इसी सब्जेक्ट पे। अच्छा। कि कि भाई जो ब्रीड के जो पैरामीटर्स हैं इसको डिस्कस किया जाए। उस टाइम तक ये बन चुका था, परंतु उन्होंने भी ये रखा, तो हमारे पास हिजानिस ने उमेद सिंह साहब को बिल्कुल कहा, और वो चिट्ठी भी मेरे पास आज भी मौजूद है कि भाई इंडिजिनस सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं, ऑफिस बेरर्स जो हैं, उनको बुलाया जाए उस सेमिनार में, और ये वहाँ भी डिस्कस किया जाए। अच्छा। तो हम लोग गए, बाकायदा वहाँ पर हम गए, सब लोग मौजूद थे। उसमें मुझे याद है काठियावाड़ी से आर.डी. झाला साहब भी थे, सब वहाँ मौजूद थे। काफ़ी अच्छी बड़ी मीटिंग हुई, और ये सारे पैरामीटर्स वहाँ डिस्कस हुए। तो उसमें भी यही फैसला हुआ कि भाई करीब करीब ये मोर और लेस सेम ही थे।
एक दो जगह कोई हाइट पे या कोई पैरामीटर पे कोई डिस्कशन अलग हुआ, और मारवाड़ी सोसाइटी ने भी उसको एक करेक्ट, उसमें उन्होंने ब्रीड स्टैंडर्ड शब्द यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा कि इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मारवाड़ी हॉर्स, और उस तरीके से एक पेपर वहाँ अप्रूव हुआ। हम लोग सभी थे, डिस्कस होकर के वो अप्रूव हो गया। उन्होंने फिर उसको लेटर ऑन अपना कैरेक्टरिस्टिक्स बना के गवर्नमेंट को दे दिया। हमारे गवर्नमेंट के पास पहले ही थे, तो उस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज गवर्नमेंट के लेवल पे होने लगी कि भाई कौन सा ब्रीड स्टैंडर्ड सही है। अच्छा, ये बात चल गई। तो हमने कहा कि साहब हम तो नहीं कह रहे कि कोई गलत है, हम तो उनके लिए भी नहीं कह रहे कि गलत है। अब अगर वो बता रहे हैं कि ये गलत है तो ठीक है, हम तो कुछ नहीं कह रहे, तो आप डिसाइड करो। तो उसके चक्कर में 2008 की बात है या कुछ, मैं ऐसे साल का याद नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ये डिस्कस किया कि भाई ठीक है, एक मीटिंग बुलाते हैं, और फिर एनआरसी हिसार में एक कंबाइंड मीटिंग हुई। अच्छा, वहाँ, और इसी सब्जेक्ट को लेके उसका एजेंडा यही था, ब्रीड स्टैंडर्ड एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मारवाड़ी ब्रीड। अच्छा, तो वहाँ ये मीटिंग हुई, और जो उनके जॉइंट सेक्रेटरीज वगैरह सब मौजूद थे, हम भी लोग भी सब वहाँ मौजूद थे। और वहाँ जब मीटिंग हुई तो दोनों स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया गया, और सरकार ने भी अपनी तरफ से एक तीसरा ब्रीड स्टैंडर्ड का पैरामीटर्स अलग से निकाल लिया। अच्छा, इन दोनों को पढ़ के उन्होंने अपना निकाल लिया। तो जब हम उस मीटिंग में सब बैठे और आपस में डिस्कशन हुआ, तो हमने ये सोचा कि अब क्या करें भाई, या तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट जब बनाती है तो गवर्नमेंट बड़े डिटेल में जाती है, उनका अलग एक सिस्टम होता है। अपन जाते हैं, अपन ये कहते हैं भाई नोज इस प्रकार का होना चाहिए, कान इस प्रकार का होना चाहिए, पर जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई तो उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर लिख दिया कान इतने इंच का होना चाहिए। अच्छा, और अगर नोज है तो ये इतने इंच का होना चाहिए, या इसका पैरामीटर यूं है। तब हमने सबने कहा कि साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब इसमें जब आप अगर ब्रीडर को कह दोगे कि आपका फैट लॉग से लेके यहाँ तक का इतना इंच का होना चाहिए, अगर उसमें 2 इंच का फर्क आ गया तो आप कह दोगे ये तो मारवाड़ी नहीं है। तो कान में अगर आधा इंच भी कम हो गया तो आप कह दोगे ये मारवाड़ी नहीं है। तो हमने कहा कि साहब दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो हाउ आर वी गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। इस पर बहुत डिस्कशन चलने के बाद में गवर्नमेंट वालों ने ये बोला कि देखिए ब्रीड स्टैंडर्ड तो ब्रीड स्टैंडर्ड आपके हैं वो सही है, हम उस पर डिस्कस नहीं करते, पर हमारे जो हैं, हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे को ये मेजरमेंट्स का देना ज़रूरी होता है, तो हम तो इसी को मानेंगे। तो फिर मारवाड़ी सोसाइटी और हमारी आपस में लंच टाइम में बात हुई, तो हमने कहा कि इसको एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही मीटिंग फेल हो जाएगी। तो इसके लिए अपने पास कोई चारा नहीं, अपने तो ब्रीड स्टैंडर्ड हैं, अपन तो उसको फॉलो करते रहेंगे। तो उसके बाद मीटिंग में हमने साइन कर दिए दोनों ने कि भाई ठीक है, दिस इज़ एक्सेप्टेबल। तो आज अगर आप उसको देखें तो वही पैरामीटर्स मारवाड़ी सोसाइटी में भी आपको मिलेंगे, और जहाँ हमारे जो शोज़ होते हैं या किसी के भी जो होते हैं, हम उसी को मान के चलते हैं। हमने वही मान के हमने किया। ये एक सीडी है जो इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ये नेशनल कॉन्फेडरेशन से, इसके अंदर सारे गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, झंझकारी, स्पीति, सिंधी का बाद में ऐड किया है, नुकरा बाद में ऐड हुआ है, मणिपुरी, इन सब के स्टैंडर्ड्स हमने गवर्नमेंट से लिए। क्यों कि हम अगर ये कहें कि ये हमारा स्टैंडर्ड है तो फिर कोई ना कोई उस पर ऑब्जेक्ट करता है कि आप लोगों तो 5 आदमी ने बैठ के बना लिया, तो हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने जो बनाया है वो एक अलग चीज़ है, पर हम गवर्नमेंट को पूछते हैं। तो गवर्नमेंट से हमने सारे स्टैंडर्ड्स इकट्ठे किए, और उनको फिर हमने मान्यता के हिसाब से ये सीडी बनाई, और सीडी बना के आज यही सीडी हम हर डॉक्टर को देते हैं जो हमारा डीएनए करने जाता है। अच्छा, ताकि ही शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये मारवाड़ी है कि काठियावाड़ी। और आर.डी. झाला साहब ने, मेरे पास वो कागज़ मौजूद है, वो भी इसमें है, आर.डी. झाला साहब ने एक बहुत अच्छा पेपर निकाला, और उन्होंने दोनों के डिफरेंसेस बताए कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मारवाड़ी एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, और उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया ताकि हम हर आदमी को ये बता सकें कि भाई अगर गलती नहीं करो तो अच्छा है, अगर फिर भी कोई गलती करता है तो हमने वो सिस्टम बनाया कि 3 आदमी की एक एक्सपर्ट कमेटी बुला लेंगे। अगर कोई शिकायत करता है कि नहीं साहब ये तो काठियावाड़ी था, आपने इसको मारवाड़ी में कैसे कर दिया,
तो हम ब्रीडर्स में से 3 जो हमारे अच्छे ब्रीडर्स होंगे उनको बुलाएंगे और उनकी राय लेंगे कि भाई आप इसमें बताइए, और जो वो राय देंगे उसको हम नोट करके उस घोड़े को उस ब्रीड में मानेंगे। तो उस प्रकार से फिर ये ब्रीड स्टैंडर्ड्स आए। अब सवाल आप जो पूछ रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो शो का, अब वो क्या है कि अब धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ, इसलिए देखिए मैं बीच में ये कहूँगा कि मारवाड़ी सोसाइटी ने जब ये जोधपुर के शो शुरू किए तो बहुत अच्छे लेवल पे किए, बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि करीबन 3 या 4 साल तक तो इट वेंट टू अ वेरी हाई लेवल, और सब लोगों का जुड़ाव उसके अंदर बहुत अच्छा रहा, और उसका डिस्प्ले, उसका बताना और वो सब कुछ था वो अच्छा रहा। परंतु फिर धीरे धीरे हमने क्या नोटिस किया, इसलिए हम बैकफुट पे हो गए। हमने कहा कि भाई अगर ये शो इतना अच्छा चल रहा है तो अननेसेसरली अपन एक कंपटीशन में दूसरा शो भी करते रहें, कोई सेंस नहीं बनता। तो हमने बंद कर दिए। हम सिर्फ अपने लोकल लेवल पे छोटे मोटे जो शोज़ होते हैं उनमें हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए, उसको बढ़ावा देने लग गए कि भाई जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उनको भी कोई जगह मिलनी चाहिए। तो वो चलता रहा और वो शो अच्छे चलते रहे। लेटर ऑन हमें ये महसूस होने लगा पब्लिक के फीडबैक से भी कि ये एक मार्केटिंग तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इन्होंने ये देखा कि अगर अपन को कोई घोड़ा किसी ब्रीडर का नाम बढ़ाना है तो उसके ही घोड़ों को जिताना है, और उसकी वजह से इस शो का धीरे धीरे जो लेवल था वो आज की तारीख में, जैसे अभी कंट्रोवर्सी होती है, दिक्कत होती है, तो कुछ लेवल गिर गया। और कोशिश हमने भी करी कि भाई हम ये बात वहाँ तक पहुँचाएं, जो ऊपर लोग हैं इस सोसाइटी में वहाँ तक पहुँचाएं कि भाई इसका आप ध्यान रखें, अदरवाइज़ ये मैसेज गलत जा रहा है। परंतु वो करेक्ट नहीं हो सका। और अभी भी अगर अपन देख रहे हैं तो लोग वही उससे जुड़े हुए हैं जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं। बहुत कम लेवल का आपको मिलेगा कि एक नॉर्मल आदमी इतनी हिम्मत कर सके कि वो घोड़ा लेके, अच्छा भी घोड़ा है तो उसको लेके भी वहाँ जाए, तो उसको जगह मिलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई, जिसके लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको करेक्ट करें, कि अगर आप शो कर रहे हो, ये हमारी थिंकिंग है कि अगर आप कोई भी शो कर रहा है तो उसको कोई ना कोई पैरामीटर, चाहे वो कोई भी पैरामीटर ले, चाहे वो हमारा ले, मारवाड़ी सोसाइटी का ले, सरकार का ले, किसी का भी ले, पर उसको डिक्लेयर करे। उसको डिक्लेयर करे भाई हमारे यहाँ जो ये शो हो रहा है उसका पैरामीटर मारवाड़ी का ये है, इसके तहत हमारी जजिंग होगी। अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं और उसको आउट कर देते हैं तो फिर कंट्रोवर्सी नहीं होगी। आज अगर महाराज साहब खुद बैठे हुए हों तो उनके सामने जाके कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है या उनके साथ जाके कहना नहीं है तो गलत कर दिया यार आपने, ऐसा वो नहीं, वो उनकी पीठ पीछे से हो जाएगा बोलेंगे। हाँ। पर वो बात फिर उन तक पहुंचती नहीं। तो अगर वो बात उन तक पहुंचती नहीं है तो ही इज़ अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन कि भाई क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसी रेफरेंस में मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा। आपको याद होगा अभी 2 साल पहले अपन ने कोशिश करी थी कि जयपुर में शो हो, और बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ हमने उसको किया था। बाहर से फिल्म मेकर्स भी इनवाइट हो गए थे, आ भी गए थे कुछ तो, और कुछ साइंटिस्ट्स और ये भी आने थे, परंतु ग्लैंडर्स की वजह से वो नहीं हो सका। अब अगर ये ग्लैंडर्स वाली इशू क्लियर हो जाती है तो हम उस शो को करना चाहेंगे, और अगर वो शो होता है तो उसमें जो हमारी राय है लोगों की कि पैरामीटर्स होने चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए, जजिंग का सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें लागू करना चाहेंगे। पर हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी कंपटीशन लेवल पे आएँ। हम एक बार इसको करना चाह रहे हैं, करके हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं। फिर अगर इसको लोग फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं और आप हमको कहते हो नहीं आप ही करो, तो फिर हम सोचेंगे कि भाई 1 साल तो नहीं तो हर 2 साल में कर लो, हर 3 साल में एक बार कर लो, पर ये हर साल वाला सिस्टम हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे वो मार्केटिंग फंडा वाला काम नहीं। तो दर्शकों, तीसरा भाग जल्द आ रहा है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।